स्वागत है एक बार फिर से आपको अपने चैनल पर। आज की बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे बीजेपी के लोग कर्नाटका के अंदर चुनाव को दूसरा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक और राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त शिकस्त दी है। दोस्तों बताएंगे आपको कांग्रेस पार्टी की एक तरफा जीत पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत सभी लोगों ने पार्टी के लोगों को दिया है बधाई। बताएंगे क्या है पूरा मामला, और कर्नाटका में सोनिया गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेता के ऊपर हो गई बड़ी कार्रवाई। साथ साथ आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी ने क्या भगवान गणेश का कर दिया अपमान। कांग्रेस पार्टी ने वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी को जबरदस्त तरीके से घेरा है। इसी के साथ में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले किच्चा सुदीप की जबरदस्त बेइज्जती हो गई है। दोस्तों बीच रास्ते में ही उन्हें कार्यक्रम छोड़कर जाना पड़ा है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा प्रधानमंत्री जी रोइए मत। बताएंगे दोस्तों ऐसा क्यों कहा गया है। उसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अभय चौटाला ने खिलाड़ियों के समर्थन में सर्व खाप की पंचायत बुलाई है। दिल्ली में होने वाला है बड़ा आंदोलन, दिए गए हैं बड़े संकेत। और इसी के साथ में योगेंद्र यादव ने मेगा सर्वे को लेकर और भी डिटेल में जानकारियां दी है। दोस्तों बताएंगे क्या कुछ कहा गया है। और इसी के साथ में प्रवीण तोगड़िया ने कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेश बघेल का जोरदार स्वागत करते हुए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। इसी के साथ में द केरला स्टोरी को लेकर भी बड़ी अपडेट आ रही है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका के अंदर परिवर्तन की जोरदार लहर बह रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 4 महीने पहले जबरदस्त शिकस्त दी थी। और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार शिमला के नगर निगम के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। 34 में से 24 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। दोस्तों 10 साल के बाद ये बड़ी जीत हासिल की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मात्र 9 सीटें मिली है, जबकि कांग्रेस पार्टी 34 में से 24 सीटें जीतकर रिकॉर्ड स्तर पर जीत हासिल कर चुकी है। शिमला के अंदर 10 साल के बाद कांग्रेस पार्टी की वापसी हो रही है, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और मामला इतना आगे बढ़ा कि राहुल गांधी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि शिमला के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत के लिए प्रदेश के हमारे सभी बब्बर शेर कार्यकर्ता, नेताओं और सदस्यों को बधाई। हिमाचल सरकार ने लोगों को दी गारंटी, पूरा कर वादा निभाया, तभी शिमला में कांग्रेस पार्टी पर लोगों ने भरोसा जताया। अब कर्नाटका में 5 गारंटी की बारी है, यानी अब कर्नाटका चुनाव को लेकर भी पार्टी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश से बड़ा संकेत दिया है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बता दें कि कर्नाटका के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक पार्टी जुटी हुई है। और ऐसे में सोनिया गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता पर नकेल कस गई है। दोस्तों इलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिस थमाते हुए पूरे मामले पर सफाई देने के लिए कहा गया है। पूछा गया कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, आपने जो बयान दिया है वो गलत है या नहीं है, इस पर जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों देखते हैं किस तरीके का जवाब भारतीय जनता पार्टी का नेता देता है। साथ साथ कर्नाटका चुनाव से पहले बजरंग बली वर्सेस गणेश वाला नया मामला सामने आया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को नई तूल दी है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जब उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति भगवान गणेश की मूर्ति लेकर प्रधानमंत्री मोदी को देता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मूर्ति को ले जाने के लिए और फोटो खिंचवाने के लिए कहते हुए समझ में आ रहे हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर सवाल पूछा है। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने हमारे भगवान गणेश जी का अपमान किया है। आपका मूर्ति को दूर धकेलना अहंकार को दिखाता है, जिसे इस जीवन में कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। सभी भगवान गणेश भक्त प्रधानमंत्री मोदी के इस काम से काफी ज्यादा नाराज है, उनको माफी मांगनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी जिस स्तर पर उतरकर राजनीति कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी उसी स्तर पर उतरकर बीजेपी को करारा जवाब देने की कोशिश कर रही है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के बड़े अभिनेता किच्चा सुदीप जो काफी ज्यादा पॉपुलर है दोस्तों अपने क्षेत्र के अंदर, लेकिन जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है, तब से उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि किच्चा सुदीप को लेकर अब बड़ी अपडेट सामने आई है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमृत देसाई के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही लोगों के बीच पहुंचे तो लोगों ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विनय कुलकर्णी के समर्थन में नारे लगाना शुरू कर दिया। और ये काफी ज्यादा एम्ब्रेसिंग मूवमेंट रहा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे एक्टर के लिए, जिसके बाद उनको स्पॉट छोड़कर जाना पड़ा। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जहां पर एक और अपमान सहना पड़ रहा है, तो बीजेपी के नेता का प्रचार करने वाले लोगों को भी कम अपमान नहीं सहना पड़ रहा है। किच्चा सुदीप जैसे बड़े अभिनेताओं को भी आधे में ही प्रचार छोड़कर जाना पड़ा है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटका के एमपी प्रताप सिम्हा ने दावा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में सरकार में आएगी तो तालिबान का शासन आ जाएगा। इस पर लोगों ने सोशल मीडिया पर एक कथन शेयर करते हुए कहा कि जब से तालिबान अफगानिस्तान में शासन में आया है, तब से मोदी सरकार ने अफगानिस्तान लेड तालिबान सरकार को 200 करोड़ रुपए दिए हैं। क्या मोदी सरकार तालिबान को बढ़ावा दे रही है? इस रिकॉर्ड को देखकर बीजेपी के नेताओं को बताना चाहिए कि क्या उनकी सरकार एंटी नेशनल गवर्नमेंट है। कुल मिलाकर भाजपा के नेताओं
नेताओं का उसी स्तर पर उतर कर जवाब भी दिया जा रहा है। दोस्तों साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये कहना कि मुझे गालियां दी जा रही है, 91 गाली दी गई, 92 गाली दी गई, इस तरीके की बातें करना, इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि आप प्रधानमंत्री हैं, रोइए मत, आपके पीछे आरएसएस और बीजेपी है, 40% वाली सरकार है, हिम्मत से काम लीजिए। यानी बड़े तंज भरे लहजे में ये बात कही गई है। दोस्तों आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अभय चौटाला बोले, कहा खिलाड़ियों की मदद के लिए सर्वखाप सामाजिक संगठन और सर्वदलीय बैठक की जरूरत है। आपको बता दें कि इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला ने वीरवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की है। उन्होंने इस दौरान कहा कि यदि मामले में सार्वजनिक बैठक नहीं होती है तो अपने स्तर पर सभी को आमंत्रित करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अगर दूसरी पार्टी से होता तो बीजेपी उसे बदनाम भी करती, लेकिन अभी बीजेपी इस्तीफा भी नहीं ले रही है। इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला ने जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए बातें कही है। दोस्तों उन्होंने कहा कि इसके लिए हम चाहेंगे कि सर्वखाप सामाजिक संगठन को सर्वदलीय बैठक करके एक्शन लेने की जरूरत है। धरने पर बैठे खिलाड़ियों के साथ पुलिस ने जिस तरीके से अभद्र व्यवहार किया है वो गलत है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और आरोपियों के साथ खड़ी है। इस पर आप प्रदेश के सभी लोगों को मिलकर एक्शन लेना चाहिए। यदि यही हालात रहे तो अपनी बेटियों को कोई खेलने नहीं भेजेगा। इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला ने वीरवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में सार्वजनिक बैठक नहीं होगी तो अपने स्तर पर लोगों को आमंत्रित करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि ब्रजभूषण यदि दूसरी पार्टी के होते तो भाजपा उन्हें बदनाम करती और बड़ा एक्शन भी ले लेती। जंतर मंतर पर ऐसे लोगों के लिए जिनके साथ गलत होता है वहां आकर अपनी बात हम लोग रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी इसके बावजूद पूरे मामले पर अपने नेता को बचाने का प्रयास कर रही है। साथ साथ योगेंद्र यादव बोले, कहा EEDINA न्यूज की ओर से कराए गए सर्वे में कुछ जानकारी आई है। उन्होंने कहा कि ये पूछा गया कि कौन सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है तो 60% लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी है और कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 35% के आसपास है। इसके बाद दावा किया गया कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, करप्शन का इशू सबसे डोमिनेटिंग इशू बताया गया है। करप्शन को 68% लोग मानते हैं कि बड़ा मुद्दा है। प्राइस राइज यानी महंगाई को 47% लोग मानते हैं कि बड़ा मुद्दा है। अनएम्प्लॉयमेंट 34% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। वुमेन सेफ्टी 13% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। ड्रिंकिंग वाटर 13% लोगों के लिए मुद्दा है, जबकि हेल्थ एंड एजुकेशन 12% लोग मानते हैं कि बड़ा मुद्दा है। क्राइम वायलेंस एंड एट्रोसिटी 10% लोग मानते हैं कि बड़ा मुद्दा है। साथ साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरों में से एक अरविंद तोगड़िया ने सरकार की जमकर तारीफ की है। वैचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के दूर विरोधी माने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रदेश की सरकार की जमकर तारीफ की है। दरअसल बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने मीडिया से बात की है। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने राम पथ गमन का विकास किया, पूरे हिंदुस्तान में किसी और सरकार ने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। जो भी हिंदू समर्थित कार्य करेगा उसका समर्थन किया जाएगा। साथ साथ पवार के इस्तीफे के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन में अभी भी घमासान मचा हुआ है। रैली को लेकर कुछ भी कंक्रीट सामने नहीं आ पा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन पुणे, नासिक, कोल्हापुर और अमरावती में अपनी रैली करने वाली थी, जो अभी नहीं हो पा रही है। ताजा जानकारी की माने तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लोगों ने 1 मई को मुलाकात की और राज्य के अंदर बढ़ते तापमान और रैलियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या के कारण अभी इन रैलियों को रोक रखा है। हालांकि इसके पीछे एक और बड़ा कारण यह है कि शरद पवार की पार्टी में आपसी मतभेद है और ऐसे में दोस्तों अगली रैली 14 मई को तय की गई है, जो पुणे में हो सकती है, कोल्हापुर में 28 तारीख को रैली की जा सकती है, नासिक में 3 जून को और अमरावती में 11 जून को रैली कराई जा सकती है। इसको लेकर भी जबरदस्त तैयारी चल रही है। साथ साथ भूपेश बघेल ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि उनको खुलेआम गाली दी जा रही है। बजरंग दल के ये लोग हुड़दंग मचाते हैं और गाली गलौज करते हैं। कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बजरंग दल की ओर से यह गाली सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए नहीं है, बल्कि पूरे 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़ी लोगों के लिए है। भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़िया अस्मिता के प्रतीक है, वे छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। 4 सालों में राज्य के अंदर संस्कृति, खान पान, तीज त्योहार, परंपरा हर चीज उन्होंने आगे बढ़ाई है। उनको गाली देने का सीधा मतलब यह है कि हमारी संस्कृति, हमारे लोगों को गाली देने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों बजरंग दल के लोगों की हरकतों को लेकर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त एग्रेसिव दिखाई दे रही है। वहीं पर दिल्ली में पहलवानों का आंदोलन लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और पहलवानों के याचिका पर कहा है कि आपका मामला दर्ज कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर और ज्यादा सुनवाई हो तो आप लोग हाईकोर्ट का रुख करिए। साथ दोस्तों पूर्व मंत्री KS ईश्वरप्पा ने गुरुवार को मांग की है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव वाले कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र देशद्रोही घोषणा पत्र है और कांग्रेस पार्टी को तुरंत इस घोषणा पत्र को वापस लेना चाहिए। कलबुर्गी के अंदर बीजेपी कार्यालय में एक मीडिया सम्मेलन में बोलते हुए ईश्वरप्पा ने जमकर निशाना साधा है। ईश्वरप्पा ने चुनावी घोषणा पत्र में जाति और धर्म की शोर की बात कही है। दोस्तों बड़ी बात यह रही कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम मीडिया के सामने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में आग लगाते दिखाई दिए हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त निशाना साधा है। DK शिव कुमार ने कहा
कहा कि बजरंग दल की बात करने वाली बीजेपी नाराज क्यों है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी राज्य और धर्म को तोड़ने की कोशिश करेगा वह इसका विरोध करता है। कांग्रेस पीएफआई पर 120 मुकदमे ले चुकी है और वे देशद्रोही गतिविधियों को करने वालों का समर्थन कर रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जो भी राज्य विरोधी, संविधान विरोधी हरकतें करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अगर बैन करना पड़ेगा तो बैन भी करेंगे। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के लोग इसे अलग तरीके से ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, साथ साथ जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के आंदोलन के दौरान रात 11 बजे बुधवार को आपसी मतभेद की खबर सामने आई है। जानकारी सामने आई उसके अनुसार पुलिस वालों और पहलवानों के बीच में आपस में झड़प हो गई, जिसके कारण अलग अलग तरीके के आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रही है, जहां पर एक और पहलवान आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ हाथापाई की गई है। तो पुलिस वालों की ओर से कहा गया है कि उनके 5 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए हैं। शराब पीकर आने का आरोप भी पुलिस वालों पर लगाया गया है। वहीं पर एक और बड़ी खबर यह है कि द केरला स्टोरी को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि डायरेक्टर और फिल्म मेकर ने काफी मेहनत की है इस फिल्म को बनाने के लिए, लिहाजा इस पर अभी रोक नहीं लगाई जा सकती। अगर वाकई आप रोक लगाना चाहते हैं तो हाईकोर्ट का रास्ता अपनाइए, वहां पर जाकर मामला दर्ज कराइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना जा सकता। दरअसल दोस्तों, द केरला स्टोरी फिल्म आज रिलीज होने वाली है, जिसे प्रोपोगेंडा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई थी। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कलेक्टेड डाटा को नष्ट नहीं करने के लिए कहा गया है। बिहार के नीतीश कुमार सरकार को जातीय जनगणना के मामले पर बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वी चंद्रन की बेंच ने कहा और निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस पर हम अंतिम फैसला होने तक जातीय जनगणना पर रोक लगाते हैं। अभी जो डेटा इकट्ठा किए गए हैं उसको नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसकी अगली सुनवाई 3 जुलाई को होने वाली है दोस्तों, यानी मामले को टाल दिया गया है। जातीय जनगणना पर रोक का पटना हाईकोर्ट का फैसला बिहार के अंदर एक बार फिर से राजनीति को गर्म कर गया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा कि कास्ट बेस्ड सेंसस ये एक वेलफेयर स्टेट के लिए है। हम लोग गरीबी को दूर करना चाहते हैं, पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं। एक बात तो क्लियर हो गई है कि भाजपा के लोग इस फैसले का जश्न मना रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, रेसलर के समर्थन में 150 खां पंचायतें दिल्ली की सीमा बंद करने की कही जा रही है। बात आपको बता दें कि पहलवानों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई है, तो दूसरी ओर 150 खां पहलवानों के समर्थन में भी आ सकते हैं। जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार जल्द बड़ा आंदोलन हो सकता है। साथ साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिर से गुंडागर्दी की है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर पहुंचे बजरंग दल के ये कार्यकर्ता करने लगे जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़। मामले पर भाजपा सरकार को भी घेरा जा रहा है दोस्तों। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, बजरंग दल के लोग खुले तौर पर हुड़दंग मचा रहे हैं। साथ साथ शरद पवार बोले, कहा कार्यकर्ता की मांग का सम्मान होगा। 5 मई को कमेटी का जो फैसला होगा उसे मंजूर किया जाएगा, यानी आज फैसला आने वाला है। इसी के साथ में दोस्तों, बजरंग पूनिया ने अमित शाह को लेटर लिखते हुए पहलवानों पर हमला मनोबल तोड़ने वाला है, इस तरीके का बयान दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर पुलिस ने हमला किया। ऐसे में प्रदर्शन करने वाले पहलवानों का कहना है कि उन पर जो हमला किया गया है ये सोची समझी साजिश के तहत है। उन्होंने गृह मंत्रालय और अमित शाह को पत्र लिखते हुए कहा कि हम ओलंपियन दिल्ली में जंतर मंतर पर पिछले 11 दिनों से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान 3 मई की रात करीब 11 बजे जब हम अपनी रात्रि विश्राम की व्यवस्था कर रहे थे, उसी वक्त दिल्ली पुलिस के एसीपी धर्मेंद्र ने 100 से अधिक पुलिस वालों के साथ हमारे ऊपर हमला कर दिया। इस हमले में हमारे साथी दुष्यंत फोगाट और राहुल यादव के सर भी फूट गए हैं। अमित शाह को लिखे पत्र में पूनिया ने मांग की है कि आंदोलन कर रहे खिलाड़ियों की मांग का समाधान किया जाना चाहिए। पूनिया ने अपने पत्र में लिखा है कि 3 मई की रात को दिल्ली पुलिस की ओर से धक्का मुक्की की गई है। पुलिस वालों ने पहलवानों पर हमला बोला है। 2 पहलवानों के सर में भी चोट आई है। कुल मिलाकर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से बार बार गुहार लगाई जा रही है। इसके बावजूद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ऐसे नाटक कर रहा है जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है इस पूरे मामले को लेकर। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कर्नाटका के अंदर अगली सरकार कौन बनाएगा, क्या इस बार फिर से बीजेपी की दोबारा सरकार बनने वाली है? तो इस पर लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, बीजेपी की दोबारा सरकार नहीं बनेगी। और 31% लोगों ने कहा कि बिल्कुल बीजेपी की सरकार बनेगी। यानी दोस्तों, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी कहने वाले लोगों की संख्या 57% है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से दिखाया गया है उसे लेकर लोगों ने सवाल भी खड़े किए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आंकड़े सामने आते हैं उसको दिखाने का तरीका अलग ही होता है, जबकि कांग्रेस विरोधी आंकड़े आते हैं तो बिल्कुल सही स्टैटिस्टिक दिखाया जाता है। यहाँ पर तो स्टैटिस्टिक में ही एरर है। 57% और 31% को बराबर बताया जा रहा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हाईकोर्ट ने लगाई थी चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जांच पर रोक। फैसला देख हैरत हो गया सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस। अमरावती लैंड स्कैम मामले को लेकर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट से उस फैसले को खारिज करने के लिए कहा है जिसमें स्कैम की जांच करने पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर सरकार की याचिका को फिर से हाईकोर्ट के पास भेजने को कहा है। मामले की सुनवाई दोबारा की जाए। जो पहलू हाईकोर्ट ने पहले अनदेखा कर दिया था उसे फिर से ध्यान देने के लिए कहा गया है। साथ साथ दोस्तों, अमरावती लैंड स्कैम मामले में चंद्रबाबू नायडू पर बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों के अंदर हो सकती है। साथ
साथ साथ बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के लोकसभा चुनाव में थूथुकुडी लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी, लेकिन इस मामले पर अब कनिमोझी को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कनिमोझी के चुनाव के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कनिमोझी के द्वारा इस संबंध में दायर की गई अपील को स्वीकार कर लिया है, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें चुनावी याचिका को रद्द करने से इनकार किया गया था। सांसद M.K. कनिमोझी ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। साथ साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कर्नाटक में चुनाव प्रचार तो किया जा रहा है, लेकिन मणिपुर के अंदर जो हिंसा की खबरें सामने आ रही है उस पर राहुल गांधी ने चिंता जाहिर करते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि मणिपुर में तेजी से बिगड़ती कानून व्यवस्था और ज्यादा चिंताजनक है। प्रधानमंत्री को शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने पर ध्यान देना चाहिए। मैं मणिपुर के लोगों से शांत रहने का आग्रह करता हूँ। वहीं राज्य की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सेना और असम राइफल को तैनात किया गया है। दोस्तों, कई दिनों से असम में आदिवासी समाज के बीच में आपसी मतभेद की खबरें सामने आई है, जो काफी ज्यादा हिंसक हो चुकी है। दोस्तों, राज्य के कई जिलों में हिंसा की खबरें आई, जिसके बाद एहतियातन पुलिस की ओर से पैरामिलिट्री फोर्स मांगी गई है और सेंटर की ओर से मुहैया भी कराई गई है। वहीं पर बाबलेश्वर बीजेपी के प्रत्याशी के बेटे ने हवा में मारी गोली। कांग्रेस पार्टी ने इसे गुंडा को टिकट बताते हुए बीजेपी से सवाल पूछा है। दरअसल दोस्तों, बाबलेश्वर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी विजू गौड़ा के बेटे समर्थ गौड़ा ने हवा में 3 राउंड फायरिंग की है। वो जश्न मनाता हुआ ये फायरिंग कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से इसके पिता को टिकट दिया है। और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से पूछा है कि ऐसे सारे गुंडे क्या भाजपा में ही रहते हैं। इससे पहले भी कई नेताओं को बीजेपी ने जो टिकट दिया है उन पर आपराधिक मामले रिपोर्ट है। साथ साथ दोस्तों, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को बनाया आरोपी। दाखिल की गई है 2500 पेज की चार्जशीट। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की ये बड़ी कार्रवाई है। ईडी की गिरफ्तारी के मामले में जमानत के लिए सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इस याचिका पर फिर से सुनवाई की गई है। इस दौरान कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया और मामले में सुनवाई के लिए 11 मई तक की तारीख तय की गई है। सिसोदिया ने अपनी पत्नी बीमार होने के आधार पर जमानत की मांग की थी। साथ साथ दोस्तों, कर्नाटक में हर जगह बनवाएंगे हनुमान मंदिर, युवाओं को रोजगार भी मुहैया कराई जाएगी। कांग्रेस पार्टी के नेता DK शिव कुमार ने स्पष्ट तौर पर बीजेपी के एजेंडे को बिल्कुल किनारे कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर पूरे राज्य के अंदर जगह जगह हनुमान मंदिर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसको लेकर कैसा काम चल रहा है, इस पर एक स्पेशल बोर्ड भी गठित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि भगवान हनुमान के सिद्धांतों को युवाओं तक पहुंचाने के स्पेशल प्रोग्राम भी चालू किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर पर यह कह रखा है कि भगवान हनुमान और उनके प्रति किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को कोई ऐतराज नहीं है और कोई भी ऐसी बात नहीं की गई है जो बीजेपी के लोग फैला रहे हैं। खासकर प्रधानमंत्री स्तर से जो बयान दिया गया है उसके बाद तो दोस्तों एक अलग ही तरीके से पूरे कार्यक्रम को मोड़ने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता M वीरप्पा मोइली बोले, कहा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में भी ऐसी कोई बात नहीं है। साथ साथ दोस्तों, 4 मई 2023 को कॉमनवेल्थ गेम की गोल्ड मेडलिस्ट गीता फोगाट और उनके पति पवन सरोहा को हिरासत में लिया गया। गीता फोगाट ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेरे और मेरे पति पवन सरोहा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बहुत दुखद बात है। इससे पहले ट्वीट करते उन्होंने लिखा कि अभी मेरी गाड़ी को करनाल बाईपास पर आपकी पुलिस ने रोका हुआ है, शर्म आती है ऐसी पुलिस पर। गीता फोगाट जंतर मंतर पर धरना देने जा रही थी, उन्हें रोकने की जानकारी आई है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने दोनों को शिंगू बॉर्डर पर धरने प्रदर्शन से रोकने की कोशिश की है और हिरासत में लिया गया है। गीता फोगाट के पिता और द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता महावीर फोगाट ने ऐलान किया है कि इंसाफ नहीं मिला तो दिल्ली का घेराव करेंगे। उन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड लौटाने की भी चेतावनी दी है। महावीर फोगाट ने यह भी दावा किया है कि उनकी बेटी और बीजेपी की नेत्री बबीता फोगाट भी इस लड़ाई में उनके साथ में है। महावीर फोगाट ने कहा कि अगर खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिला तो मैं भी द्रोणाचार्य पुरस्कार वापस लौटा दूंगा। उन्होंने बुधवार को जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के समर्थन की बात करते हुए कहा कि निंदनीय है कि ऐसे हमारे खिलाड़ियों पर हमला हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यानी दोस्तों, इस पूरे मामले पर धीरे धीरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा के क्षेत्र में लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। साथ साथ कनकागिरी मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी पूजा अर्चना करने के बाद बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोली, कहा यहाँ की सरकार 40% के नाम से जानी जाती है, ये सरकार जल्द जाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ दोस्तों, कर्नाटक में नहीं चलेगा मोदी फैक्टर, बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले नहीं जीत पाएगी चुनाव। कुमारस्वामी ने दावा किया है कि राज्य के अंदर मोदी की कोई विचारधारा या फिर पार्टी के समर्थन में कोई लहर नहीं है, यहाँ पर केवल जनता हम लोगों के समर्थन में खड़ी है। जेडीएस पार्टी को इस बार फिर से समर्थन मिलेगा, इस तरीके के दावे कुमारस्वामी कर रहे हैं। देखते हैं इस दावे का कितना फर्क पड़ेगा। साथ साथ दोस्तों, कर्नाटक चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बीजेपी के प्रचार में बड़ी बातें कही है। उन्होंने इस दौरान विपक्षी दल पर जोरदार हमला बोला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 70 साल में जो विकास कर्नाटक में हुआ वह बीजेपी की सरकार में हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर्नाटक में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो 70 साल में कर्नाटक में नहीं किया वो विकास के कार्य हमने 3.5 साल में किए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी
पार्टी की सरकार में कई बार केंद्रीय मंत्री रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पुरानी सरकार के दावे को ही पूरी तरीके से झुठला रहे हैं और अभी की सरकार ने बहुत विकास किया है, इस तरीके के दावे करने की कोशिश की जा रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि पार्टी बदलने के बाद कैसे रुख बदला गया है। दोस्तों सच आपको बता दें कि जो शिमला के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए, इसके वोट परसेंट तो और ज्यादा लोगों को चौंकाने वाले हैं। जो जानकारी आई है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी को शिमला के अंदर 70% वोट मिला है, जबकि बीजेपी को मात्र 26% वोट मिला है। सीपीएम पार्टी को 4% वोट मिले हैं। तो भाजपा के वोटों में जबरदस्त गिरावट है। दोस्तों अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपने चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।